नमस्ते भाई लोग। एनसीईआरटी की इस जीके जीएस व्याख्या सीरीज में आप सभी लोगों का बहुत ही जबरदस्त और जोरदार तरीके से स्वागत है। हम लोग कंटिन्यू सीरीज की है एक एनसीईआरटी की। इसमें हम लोग क्लास 6 से लेकर क्लास 10th तक एनसीईआरटी के हर एक चैप्टर को लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे। एनसीईआरटी का जो थ्योरी यानी कि चैप्टर से जो प्रश्न बनेगा, एनसीईआरटी का जो एग्जाम्पलर है, मतलब कि जितना भी हर एक चैप्टर में कंटेंट रहेगा, हर एक कंटेंट को जो बीपीएससी टीआरई 4 एग्जाम में पूछा जा सकता है उसको हम लोग कवर अप करते चलेंगे लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी को। ये क्लास इंपॉर्टेंट होने वाली है प्राइमरी 1 to 5 के लिए, जूनियर में 6 to 8 के लिए, फिर टीजीटी और पीजीटी के लिए बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाली है ये सीरीज। इस सीरीज को जिसने भी शुरू से लास्ट तक देख लिया, वो जो जीएस वाला सेक्शन है 8 नंबर का साइंस आएगा, उसमें फुल में फुल मार्क बना ले जाएगा। प्राइमरी वालों के लिए मोस्ट हेल्पफुल होने वाला है। और रही बात जिनका जूनियर में 40 नंबर का मैथ साइंस आएगा और 80 नंबर का टीजीटी में, तो उनके लिए एनसीईआरटी के अलावा भी पढ़ना पड़ेगा। और जैसे ही हम लोग अभी क्लास 6 की बुक पढ़ रहे हैं, जैसे ही क्लास 6 कंप्लीट हो जाएगा, इसका सारे पीडीएफ को कंपाइल कर कर एक साथ में आप लोगों को टेलीग्राम पे दे दूंगा। तो अभी तक आपने टेलीग्राम पर नहीं ज्वाइन किया है तो टेलीग्राम का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहां से जाइए टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। और इसका बोर्ड पीडीएफ भी वही टेलीग्राम पर मिलेगा, मॉक टेस्ट का लिंक भी टेलीग्राम पर मिलेगा। और फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पे पहली बार आए हो, बहुत से लोग को मैं देखता हूँ यूट्यूब एनालिटिक्स में तो रेगुलर व्यूअर है परंतु वो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए रहते हैं, तो 50-50 का रेशियो रहता है। 50% सब्सक्राइब वाले रहते हैं, 50% अनसब्सक्राइब वाले। तो ऐसा मत करिए। अगर आप टीआरई 4 के एस्पिरेंट हो, चैनल पे आ रहे हो, तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। यहाँ पर आपका फायदा ही होगा, कुछ नुकसान नहीं होगा। अब देखिए फ्रेंड्स, इस क्लास 6 की एनसीईआरटी में आज के चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे विद्युत तथा परिपथ और चुंबकों द्वारा मनोरंजन। लिटरली मैं बताऊं तो क्लास 6 की एनसीईआरटी में जो मतलब फिजिक्स वाला पोर्शन है बहुत ही ज़्यादा आसान है। मतलब इतना ज़्यादा आसान है कि इन दोनों चैप्टर का मैं खड़े खड़े केवल 2 मिनट में समरी बता दूं। 2 मिनट में जो समरी बता दूंगा बस उतना कंटेंट है ही, परंतु कोई नहीं, हम लोग एकदम डिटेल्स में एमसीक्यू के फॉर्म में पढ़ेंगे। जिनको आ रहा अच्छी चीज़ है, जिनको नहीं आ रहा वो यहाँ से कुछ नया सीख के जाएंगे। बहुत आसान चैप्टर होने वाला है। और लिटरली में बताऊं तो इतना मतलब सरफेस लेवल का है ना। क्लास 6 की एनसीईआरटी है, 6 के बच्चे के लिए डिजाइन किया गया है, तो बहुत इसमें डीप कंटेंट रहेगा नहीं। तो लिटरली मतलब पढ़ाने में भी उतना बहुत मज़ा नहीं आएगा। देखो, जब पढ़ाने को मज़ा तब आता है ना जब समझाना पड़े, चीज़ें डिफ़िकल्ट हो। जब डिफ़िकल्ट चीज़ों को आसान भाषा में समझा के डिलीवर करो तब वहाँ पर एक मज़ा आता है। आज का चैप्टर थोड़ा बोरिंग बोरिंग होगा, तो कोई बात नहीं। चलिए हम लोग क्वेश्चन को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, विद्युत सेल में विद्युत कहाँ से उत्पन्न होती है? ऑप्शन ए, सेल के बाहर लगे तारों से। ऑप्शन बी, सेल में संचयित रासायनिक पदार्थों से। सेल की धातु की टोपी से। तो देखिए फ्रेंड्स, विद्युत सेल में विद्युत जो उत्पन्न होता है सेल में संचयित रासायनिक पदार्थों से। ऑप्शन नंबर बी। जैसे मान के चलिए कि मेरे पास यहाँ पर एक सेल है, एक बैटरी है, तो इसके अंदर जो विद्युत उत्पन्न होता है, इसके अंदर जो रासायनिक पदार्थ है उस रासायनिक पदार्थों से विद्युत उत्पन्न होता है। न कि मैं इस सेल के बाहर, ये मेरे पास वायर है, इस वायर को मैं सेल के बाहर लगा दूं बिजली पैदा होगा, ऐसा नहीं। वायर से नहीं, सेल के अंदर रासायनिक पदार्थों से। ऑप्शन नंबर बी। एनसीईआरटी क्या कह रही, देख लीजिए, विद्युत सेल में संचयित रासायनिक पदार्थों से सेल विद्युत उत्पन्न करता है। जब विद्युत सेल में संचयित रासायनिक पदार्थ इस्तेमाल कर लिए जाते हैं तब विद्युत सेल विद्युत पैदा करना बंद कर देता है। अगला प्रश्न, विद्युत सेल में धातु की टोपी वाला सिरा क्या कहलाता है? अगर आप देखिए, ये हमारे पास एक सेल है बैटरी, अगर इसको देखोगे तो इसका एक सिरा ऊपर वाला होता है। मैं दिखा दे रहा आपको, देखिए एक उठा हुआ सिरा है और एक सिरा इसका प्लेन होता है, प्लेन और एक उठा हुआ। जो इसका उठा वाला सिरा होता है पॉजिटिव टर्मिनल होता है। एक सेल हो गया इस तरीके से और एक सरफेस, तो जो उठा वाला सिरा पॉजिटिव और जो प्लेन होता है वो निगेटिव टर्मिनल होता है। तो विद्युत सेल में धातु की टोपी वाला सिरा, तो देखिए जो टोपी वाला सिरा है वो धनात्मक टर्मिनल कहलाता है। एनसीईआरटी क्या कह रही, तो देखिए एनसीईआरटी कह रहा, विद्युत सेल के ऊपर एक धन टर्मिनल पॉजिटिव तथा एक ऋण चिन्ह निगेटिव देखा है।
विद्युत सेल में धातु की टोपी धनात्मक सिरा तथा धातु की डिस्क ऋणात्मक सिरा कहलाती है। तो जो टोपी होता है पॉजिटिव और प्लेन वाला ऋणात्मक। अगला प्रश्न, एक विद्युत सेल में कुल कितने टर्मिनल होते हैं? तो एक विद्युत सेल में दो टर्मिनल होता है, एक पॉजिटिव और दूसरा निगेटिव। तो टोटल दो टर्मिनल होते हैं। देखिए आज का क्वेश्चन मतलब जो पढ़ रहे होंगे पहले से ही साइंस वगैरह सेशन को लेने में बोर हो जाएंगे, क्योंकि बहुत ही आसान है, एकदम सरफेस लेवल का। तो देखिए एक पॉजिटिव टर्मिनल होता है और एक निगेटिव टर्मिनल होता है। अगला प्रश्न, विद्युत बल्ब का वह भाग जो दीप्त होता है उसे क्या कहते हैं? तो देखिए विद्युत बल्ब का वह भाग जो दीप्त होता है उसे हम लोग कहते हैं टर्मिनल नहीं, कांच का आवरण नहीं, उसे हम लोग बोलते हैं फिलामेंट। क्या बोलते हैं? फिलामेंट, यानी कि तंतु बोलते हैं। अब एनसीईआरटी क्या कह रही, देख लीजिए, ये जो बल्ब है इसके अंदर का ये वाला जो भाग है यही प्रज्वलित होता है, जो दीप्त होता है तंतु, इसी को बोलते हैं फिलामेंट। अगला प्रश्न, बल्ब का तंतु किनके बीच लगा होता है? तो जो बल्ब का तंतु है किसके बीच? दो मोटे तारों के बीच, दो पतले तारों के बीच, सीधे टर्मिनल के बीच। तो जो बल्ब का फिलामेंट होता है वो लगा होता है दो मोटे तारों के बीच। अगर आप यहाँ पर देखोगे तो ये जो यहाँ पर फिलामेंट हो गया और यहाँ पे ये जो मोटे तार है, इन दो मोटे तारों के बीच बल्ब का तंतु लगा रहता है। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, बाकी सभी गलत हो जाएंगे। अगला प्रश्न, किसी विद्युत परिपथ में विद्युत धारा की दिशा क्या होती है? तो जो विद्युत परिपथ में धारा पॉजिटिव से नेगेटिव फ्लो करता है या नेगेटिव से पॉजिटिव फ्लो करता है? तो देखिए ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आई थिंक ऐसा प्रश्न इसी तरीके से आप लोगों को टीचर एग्जाम में प्रीवियस ईयर में पूछा गया था। तो देखिए एनसीईआरटी की इमेज में आपको दिख रहा होगा, ये धातु जो बैटरी है, बैटरी का ये टोपी वाला सिरा है यानी कि पॉजिटिव, और नीचे प्लेन वाला सिरा है निगेटिव। तो जो एरो के माध्यम से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कर रहा पॉजिटिव से निगेटिव। तो विद्युत परिपथ में विद्युत पॉजिटिव धन टर्मिनल से ऋणात्मक टर्मिनल की ओर फ्लो करता है। तो फिलहाल जो इसका सही आंसर होगा धन टर्मिनल से ऋण टर्मिनल की ओर, पॉजिटिव से निगेटिव की ओर। अगर आप इमेज में सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, आप चाहे तो इस स्लाइड को भी पढ़ सकते हैं। अगला प्रश्न, वे पदार्थ जो अपने अंदर से विद्युत धारा को प्रवाहित होने देते हैं क्या कहलाते हैं? देखिए दो प्रकार के पदार्थ होते हैं, एक होता है विद्युत का कुचालक, एक होता है विद्युत का चालक। ठीक, तो जो अपने अंदर से विद्युत धारा को प्रवाहित होने देंगे उसको हम लोग बोलेंगे विद्युत का चालक, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है, विद्युत का चालक होगा। एनसीईआरटी क्या कर रही, कुछ पदार्थ अपने अंदर से विद्युत धारा का प्रवाह होने देते हैं, जो पदार्थ विद्युत धारा का प्रवाह होने देते हैं विद्युत चालक कहलाते हैं। विद्युत रोधक अपने अंदर से विद्युत धारा को प्रवाहित नहीं होने देते हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ विद्युत का अच्छा चालक है? तो देखिए विद्युत का अच्छा चालक वही होगा जो अपने अंदर से विद्युत धारा को प्रवाहित होने दे। तो रबड़ अपने अंदर से विद्युत को प्रवाहित नहीं होने देगा, प्लास्टिक भी नहीं। जितने भी मेटल्स होते हैं वो अपने अंदर से इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो करने देंगे। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मेटल। अगला प्रश्न, देखिए एनसीईआरटी फिर से वही बात कही है, जो पदार्थ विद्युत धारा का प्रवाह होने देते हैं वो विद्युत चालक, और जो नहीं होने देंगे वो विद्युत रोधक होंगे। जितने भी मेटल्स होते हैं विद्युत के चालक होते हैं, जितने भी नॉन मेटल होते हैं विद्युत के कुचालक होते हैं। अगला प्रश्न, वे पदार्थ जो विद्युत धारा को अपने अंदर से प्रवाहित नहीं होने देते उन्हें क्या कहते हैं? जो अपने अंदर से विद्युत धारा को प्रवाहित नहीं होने देंगे वो सीधा सा कहलाएंगे विद्युत का कुचालक, विद्युत का
कुचालक कहलाएंगे। अगला प्रश्न, विद्युत तारों के ऊपर प्लास्टिक का आवरण क्यों चढ़ाया जाता है? जैसे कि देखिए मेरे पास एक वायर है, वायर इसके अंदर कॉपर है, कॉपर जो कि एक मेटल है, तो मेटल इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो करने देगा और उस मेटल के ऊपर प्लास्टिक का आवरण चढ़ाया जाता है। प्लास्टिक का आवरण इसलिए चढ़ाया जाता है ताकि वो कुचालक की तरह कार्य करे। जैसे कि अगर फिलहाल इसमें से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होगा और इस वायर को मैं पकड़ लूंगा तो मुझे करंट नहीं लगेगा, तो इलेक्ट्रिसिटी के फ्लो से बचाने के लिए प्लास्टिक का आवरण चढ़ाया जाता है। तो तारों को सुंदर दिखाने के लिए नहीं, क्योंकि प्लास्टिक विद्युत कुचालक है और सुरक्षा प्रदान करती है। जी हाँ बिल्कुल, प्लास्टिक विद्युत का कुचालक है और हमें सुरक्षा प्रदान करती है, मजबूती देने के लिए नहीं। इसका जो मेन कार्य होता है प्लास्टिक का आवरण चढ़ाना। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु विद्युत कुचालक का उदाहरण है? तो जितने भी मेटल्स होंगे विद्युत के सुचालक होंगे, कंडक्टर होंगे, और जितने भी नॉन मेटल्स होंगे वो कुचालक यानी कि इंसुलेटर होंगे, विद्युत को प्रवाहित नहीं होने देंगे। तो लोहे की कील जो है विद्युत को प्रवाहित होने देगी, तांबे का तार मेटल है, रबड़ या इरेजर ये विद्युत को प्रवाहित नहीं होने देगा, ये विद्युत का कुचालक। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न, स्विच के अंदर का हिस्सा आमतौर पर किस पदार्थ का बना होता है? जो हमारे घरों में इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस होते हैं, जो बिजली के बोर्ड होते हैं, उसके अंदर जो स्विच होता है, स्विच के अंदर मेनली यूज किया जाता है कॉपर का या ब्रास का यूज किया जाता है। देखिए कोई सा भी मेटल हम लोग यूज कर सकते हैं स्विच में, हम लोग लोहा भी यूज कर सकते हैं, परंतु लोहा इसलिए यूज नहीं कर सकते क्योंकि उसका लाइफ स्पैन कम रहेगा, एक अवधि के बाद उसमें जंग लग जाएगा और हमारा स्विच जल्दी खराब हो जाएगा। तो इसीलिए मेटल में प्रीफर किया जाता है कॉपर को और ब्रास को। तो तांबा या स्टील यूज किया जाता है स्विच के अंदर। लकड़ी इंसुलेटर हो गया, रबड़ इंसुलेटर हो गया। अगला प्रश्न, विद्युत मिस्त्री काम करते समय रबड़ के दस्ताने क्यों पहनते हैं? कभी कभी घरों में देखोगे जब इलेक्ट्रीशियन आते हैं काम करने से पहले अपने हाथ में बड़े बड़े ग्लव्स पहन लेते हैं। वो ग्लव्स क्यों पहनते हैं? हाथों को गंदगी से बचाने के लिए? जी नहीं, गंदगी से बचाने के लिए नहीं। औजारों पर पकड़ मजबूत करने के लिए? नहीं। रबड़ विद्युत कुचालक है जो उन्हें झटके से बचाता है? जी बिल्कुल, रबड़ विद्युत का कुचालक है और उन्हें इलेक्ट्रिकल शॉर्ट सर्किट से बचाता है। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न, विद्युत परिपथ में धारा का प्रवाह कब संभव है? देखिए ये बढ़िया क्वेश्चन है। विद्युत परिपथ में धारा का प्रवाह कब संभव है? हम लोग एक परिपथ बना के देखते हैं। यहां पर हमने एक स्विच लगा दिया और यहाँ पे एक बल्ब हो गया। अब देखिए ये पॉजिटिव टर्मिनल, ये निगेटिव टर्मिनल। विद्युत परिपथ में जो फ्लो करता है विद्युत पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ, तो पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ फ्लो करेगा। आप यहाँ पर मैंने लगा दिया एक स्विच लगा दिया, तो देखिए जब परिपथ ओपन है, जब परिपथ खुला है तो यहाँ से पॉजिटिव चार्ज जाएगा और यहाँ पर रुक जाएगा, फ्लो नहीं करेगा। जब परिपथ बंद होगा तभी इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करेगा। तो परिपथ बंद करने के लिए हम इसको यहाँ पर चिपका देंगे, तब इलेक्ट्रिसिटी इसमें फ्लो करेगा और हमारा बल्ब ग्लो कर जाएगा। अब यहाँ से इस तरीके से फ्लो करने लगेगा। तो विद्युत परिपथ में धारा का प्रवाह कब होता है? जब परिपथ खुला हो? नहीं, जब परिपथ खुला रहेगा तो सर्किट हमारा कंप्लीट नहीं होगा। जब सर्किट कंप्लीट नहीं होगा तो इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो नहीं होगा। जब परिपथ बंद और पूर्ण हो, देखिए जब परिपथ क्या हो गया, बंद हो गया और अब सर्किट हमारा क्लोज हो गया, जब क्लोज सर्किट में इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो होगा। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है, जब तार टूटे हुए हो नहीं। अगला प्रश्न, क्या शुद्ध वायु विद्युत की चालक है? जो शुद्ध वायु होती है यानी कि जो एयर होता है,
जो एयर है इज एन इंसुलेटर, एयर इज एन इंसुलेटर, वायु विद्युत का चालक नहीं होता है। अगला प्रश्न, चुंबक की खोज, देखिए ये हम लोगों ने अब अगला चैप्टर पढ़ रहे हैं, जो चुंबकत्व है इस चैप्टर को पढ़ेंगे। तो देखिए ये अगला चैप्टर शुरू हो गया है, मैग्नेट। चुंबक की खोज सबसे पहले कहाँ हुई थी? तो चुंबक की खोज सबसे पहले हुई थी यूनान में हुई थी। अब एनसीईआरटी क्या कह रही, चुंबक कैसे खोजा गया? प्राचीन यूनान में एक गडरिया रहता था, उसका नाम मैग्नस था। वह अपनी भेड़ों तथा बकरियों के झुंड को पास के पहाड़ों पर चराने के लिए ले जाता था। भेड़ों पर नियंत्रण के लिए वह अपने साथ एक लकड़ी की छड़ी रखता था। छड़ी के एक सिरे पर लोहे की टोपी लगी होती थी। एक दिन पहाड़ पर एक चट्टान के ऊपर से इस छड़ी को उठाने में उसे बहुत जोर लगाना पड़ा, तो वह आश्चर्यचकित हुआ। चट्टान छड़ी को अपनी ओर आकर्षित करती प्रतीत हो रही थी। यह चट्टान एक प्राकृतिक चुंबक थी और इसने गडरिये की छड़ी को लोहे की टोपी को अपनी ओर आकर्षित कर लिया था। कहा जाता है कि इस प्रकार प्राकृतिक चुंबक की खोज हुई। तो प्राकृतिक चुंबक की खोज कैसे हुई, इस कहानी के माध्यम से आपको समझ आया होगा। संभवतः उस गडरिये के नाम पर उस पत्थर को मैग्नेटाइट नाम दिया गया, क्योंकि उसका नाम मैग्नस था। उसी मैग्नस के नाम पर उस पत्थर को मैग्नेटाइट नाम दिया गया। मैग्नेटाइट में लोहा होता है। कुछ लोगों का विश्वास है कि यह मैग्नेटाइट मैग्नीशिया नामक स्थान पर सबसे पहले खोजा गया था। तो मैग्नेटाइट कौन से स्थान पर खोजा गया था? मैग्नीशिया नामक स्थान पर। और देखिए ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है आपके एनसीईआरटी में, ये बीपीएससी टीआरई 4 जैसे एग्जाम में बीपीएससी आसानी से पूछ सकता है। तो प्राकृतिक चुंबक का नाम मैग्नेटाइट, और किस स्थान पर खोज की गई थी? मैग्नीशिया नामक पर स्थान पर। और किसने खोजा था? मैग्नस नामक के गडरिये ने। तो फिलहाल इस प्रश्न का जो सही आंसर था, चुंबक की खोज सबसे पहले कहाँ हुई थी? यूनान में, क्योंकि मैग्नस कहाँ का रहने वाला था? यूनान का रहने वाला था। कौन सा प्राकृतिक पत्थर है जिसमें लोहे को आकर्षित करने का गुण होता है और जिसकी खोज एक गडरिये ने की थी? तो देखिए जो प्राकृतिक पत्थर होता है जिसकी खोज मैग्नस नामक गडरिये ने की थी, यूनान का रहने वाला था, वो और कोई नहीं मैग्नेटाइट नामक पत्थर था। अगला प्रश्न, यहाँ पे एनसीईआरटी ने भी किया, बोला है कि उस पत्थर को मैग्नेटाइट नाम दिया गया था। मैग्नेटाइट के बारे में कौन सा कथन सत्य है? यह एक प्राकृतिक चुंबक है। इसकी खोज मैग्नीशिया नामक स्थान पर हुई थी। तो देखिए इसका जो सही आंसर है, उपर्युक्त में से एक से अधिक, उपर्युक्त में से एक से अधिक, यानी कि बी और सी। और एक फैक्ट और देखिए, जो मैग्नेटाइट होता है इसमें लोहा भी होता है। मैग्नेटाइट में क्या होता है? मैग्नेटाइट में लोहा होता है। तो फिलहाल इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा, इसमें लोहा भी होता है। तो लोहा भी होता है, प्राकृतिक चुंबक है, और मैग्नीशिया नामक स्थान पर हुई थी। तो ए, बी और सी तीनों सही है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ चुंबकीय का उदाहरण है? तो देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस इज एन एग्जांपल ऑफ मैग्नेटिक? तो देखिए जो मैग्नेटिक होता है, लोहा, निकेल और कोबाल्ट तीनों होता है। इसका जो सही आंसर होगा, उपर्युक्त में से एक से अधिक। जो मैग्नेटिक पदार्थ होता है, लोहा, निकल, कोबाल्ट तीनों। एनसीईआरटी देखिए साफ साफ यहाँ पर कह रहा, चुंबक कुछ पदार्थों को आकर्षित करता है जबकि कुछ पदार्थ चुंबक की ओर आकर्षित नहीं होते हैं। जो पदार्थ चुंबक की ओर आकर्षित होते हैं चुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। जैसे लोहा, निकिल एवं कोबाल्ट, ये सभी क्या है? चुंबकीय पदार्थ, चुंबक को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। जो पदार्थ चुंबक की ओर आकर्षित नहीं होते अनुचुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। जैसे कि रबड़ हो गया, प्लास्टिक हो गया, ये सभी अनुचुंबकीय पदार्थ होते हैं। तो इसका सही आंसर लोहा, कोबाल्ट और निकल। अगला प्रश्न,
किसी चुंबक के आकर्षण का केंद्र सबसे अधिक कहां पर होता है? चुंबक के मध्य में, चुंबक के दोनों सिरों पर, केवल उत्तरी ध्रुव पर। तो जो हमारा मैग्नेट होता है इसमें दो पोल्स पाए जाते हैं, एक नॉर्थ पोल होता है और एक साउथ पोल होता है। मैग्नेट हो गया एक नॉर्थ पोल और एक साउथ पोल। अब देखिए इसमें सबसे ज्यादा जो आकर्षण का केंद्र होता है, इसको कराने के लिए सिंपल से क्या चेक करने के लिए, ये मैंने विद्यालय में छात्रों को करके दिखाया है। मैं जो पढ़ाने जाता हूँ विद्यालय, वहाँ पे स्टूडेंट को करके दिखाया हूँ। एक मैग्नेट लिया था और लोहे का बुरादा लिया था। जब इस मैग्नेट के ऊपर लोहे का बुरादा डाल दिया तो लोहे का बुरादा नॉर्थ पोल की तरफ चला गया और साउथ पोल की तरफ। ठीक, इस तरीके से होता है इसमें मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। इस तरह से इसमें आकर्षण का केंद्र होता है। तो चुंबक के दोनों सिरों पर जो इसका आकर्षण का सबसे ज्यादा प्रबल केंद्र होगा, चुंबक के दोनों सिरों पर। अब देखिए इसमें एनसीईआरटी भी यही कह रहा, हमने ज्ञात किया कि अधिकतर लोहे का बुरादा क्षण चुंबक के दोनों सिरों के पास चिपकता है। लोहे का बुरादा क्षण चुंबक के दोनों सिरों के पास चिपकता है। चुंबक के ध्रुव इन सिरों के नजदीक होते हैं। कक्षा में विभिन्न आकृति के चुंबकों को लाने का प्रयास कीजिए। लोहे के बुरादे का उपयोग करके इन चुंबकों के ध्रुवे की स्थिति की जांच कीजिए। एक स्वतंत्र रूप से लटका हुआ क्षण चुंबक सदैव किस दिशा में लटकता है? तो जो स्वतंत्र रूप से लटका हुआ जो बार मैग्नेट है वो हमेशा नॉर्थ और साउथ पोल की दिशा में रहेगा। कौन सी दिशा में रहेगा? नॉर्थ पोल और साउथ पोल की दिशा में, यानी कि उत्तर और दक्षिण। अगला प्रश्न देखिए, और आजकल के जो मैग्नेट होते हैं, नए वाले मैग्नेट जो मार्केट में आते हैं, सामान्यतः चुंबकों पर उत्तर नॉर्थ पोल तथा दक्षिण साउथ पोल पहले से ही लिखा रहता है। नॉर्थ पोल और साउथ पोल दोनों ध्रुवों को अंकित किया गया रहता है पहले से ही। तो देखिए फ्रेंड्स, आज की हम लोगों का ये क्लास हम लोगों का कंप्लीट हो चुका है। बहुत ही छोटा चैप्टर था, बहुत ही छोटा चैप्टर था। इसमें हम लोगों ने 2 चैप्टर को कंप्लीट किया। कौन कौन से चैप्टर एक बार बता देता हूं। इसमें हम लोगों ने पढ़ा, देखिए चुंबकों द्वारा मनोरंजन, जैसा कि नाम में ही दिया गया है चुंबकों द्वारा मनोरंजन, तो बहुत ज्यादा फैक्ट नहीं मिला देखने को। विद्युत तथा परिपथ बहुत ज्यादा फैक्ट देखने को नहीं मिला। तो देखिए फ्रेंड्स, हम लोग एनसीईआरटी की सीरीज पढ़ रहे हैं क्लास 6 से लेकर 10th तक। तो ऐसा नहीं है कि जो चैप्टर आसान होगा उसको हम लोग स्किप कर देंगे। हर एक टॉपिक को, हर एक फैक्ट को, चाहे छोटा से छोटा फैक्ट हो, उसको कवर अप करते हुए चलेंगे। अगर आपने वीडियो यहाँ तक देख लिया, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। मेरा तो फायदा होगा ही, साथ ही साथ TRE4 के सिलेक्शन की जर्नी में आपका भी अवश्य फायदा होगा। इसका बोर्ड PDF का लिंक टेलीग्राम पर मिल जाएगा। टेलीग्राम पर अगर आप स्क्रॉल करोगे PDF सेक्शन में जाकर, तो TRE4 से रिलेटेड और भी बढ़िया बढ़िया कंटेंट आपको देखने को मिल जाएगा। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए। और मेरा देखिए मन नहीं है इतना आसान चैप्टर का मॉक टेस्ट का मैं आप लोगों को लिंक नहीं दूंगा, सिंपल से बता दे रहा, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा अच्छा आसान चैप्टर है। जैसे ही चैप्टर जो टफ रहेगा, कठिन रहेगा, उसका आप लोगों को मॉक टेस्ट लगाने में भी आसानी होगी। तो फिर से मिलते हैं हम लोग एनसीईआरटी की अगली क्लास में। चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर ले, हो सके तो अपने TRE4 के जो एस्पिरेंट है, साथी हैं, भाई बंधु हैं, उनके साथ इस सेक्शन को जरूर शेयर करिए। क्या अच्छा लगा, क्या खराब लगा, कमेंट करके अवश्य बताइए। TRE4 के लिए जो आपकी क्वेरी है, उस क्वेरी को भी कमेंट सेक्शन में अवश्य पूछिए। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।